बहुत कुछ सिखाती है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है। खुद से ज्यादा यकीन किसी पर मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छूट जाती है। प्यारे विद्यार्थी, मैं हूं नीरज जयवीर चौधरी। आपके लिए आज मैं जो विषय लेकर आ रही हूं वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से कर लिया, बिल्कुल समझकर, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे तक कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी हम 0 से शुरू करेंगे और यकीन मानिए कि आप आगे इसमें निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इसमें लाभ होगा। और इसके लिए आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें जुड़ने चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि जो हिंदी का विद्यार्थी होता है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि शुरुआत किससे करें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से रटें, क्योंकि कहीं रटना होता है, कहीं समझना होता है। तो अपने अनुभव मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी और हम इसमें निरंतरता भी बनाए रखेंगे। तो आइए, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये इतिहास क्या होता है और हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसकी पद्धतियां क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए समझने के लिए सबसे पहले जरूरी कि इतिहास क्या है। तो अतीत की जितनी भी घटनाएं हैं, जब उनका वर्णन और विश्लेषण कालक्रम के आधार पर किया जाता है तो वो इतिहास कहलाता है। अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालक्रम अनुसार किया जाता है उसे इतिहास कहते हैं। अब जो बीत चुका है, जो पहले हो चुके हैं, उन चीजों को जब हम उसका वर्णन विश्लेषण और किसके आधार पर करते हैं, कालक्रम के आधार पर, तो वह इतिहास कहलाता है। इतिहास के प्रति वस्तुपरक दृष्टिकोण जिसमें तर्कपूर्ण शैली हो एवं गवेषणात्मक पद्धति का आधार लिया गया हो उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इतिहास के प्रति आत्मपरक दृष्टिकोण एवं ललित शैली उसे कलात्मक रूप देती है। पद्धति क्या है और प्रमुख विद्वान इसके बारे में क्या सोचते हैं और पद्धतियां क्या हैं, वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण आदर्शमूलक एवं आध्यात्मवादी रहा है। आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी कैसे? जिसमें सत्य के साथ शिव और सुंदर का समन्वय करने की ओर ध्यान केंद्रित रहा है। महाभारतकार ने, जो महाभारत के रचयिता हैं, उन्होंने पूर्वव्रत माना है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का उपदेश देता है। पुराणकार महापुरुषों के चरित्र गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हैं। तो भारत की जो पद्धति है वो आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी है। अब हम जानते हैं कि प्रमुख विद्वान इतिहास के विषय में क्या कहते हैं। अब हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो हीगल के अनुसार इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है कि हमने देखा और तथ्यों का संकलन कर लिया, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या था। तो सारी इसकी कार्य कारण की श्रृंखला इसमें विद्यमान है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन के अंतर्गत निम्न तथ्यों का समावेश किया जा सकता है। साहित्यकार की प्रतिभा और व्यक्तित्व का अध्ययन, युगीन चेतना का अध्ययन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अध्ययन, साहित्यकार द्वारा अभीष्ट की प्राप्ति और साहित्यकार की नैसर्गिक प्रतिभा एवं परंपरा का द्वंद्व एवं उसके स्रोत का अध्ययन। अब हम जानेंगे कि आलोचना क्या है और साहित्य आलोचना से किस प्रकार भिन्न है। आलोचना में जहां मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, वहीं इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर बल दिया जाता है। तो आइए अब देखते हैं आचार्य
शुक्ल ने क्या कहा है हिंदी साहित्य के विषय में। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ इतिहास के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखो जनता की चित्तवृत्ति में कैसे परिवर्तन आता है कि कोई भी समाज है, वहां के लोग किस तरह से सोचते हैं और उसमें परिवर्तन आने का जैसे विशेष परिस्थितियां आती हैं, समाज उन्हीं के अनुकूल सोचने लगता है। जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी आई, पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अब जानते हैं, उस तरह से सोचना प्रारंभ किया, उस तरह के घटनाक्रम हुए, तो जनता के सोचने विचारने में परिवर्तन आया, उसने कहीं ना कहीं साहित्य को प्रभावित किया। तो इस तरह से जब भी जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है साहित्य में भी परिवर्तन होता है, और जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन को साहित्य से और साहित्य के जो परिवर्तन है उससे जनता की चित्तवृत्तियों से जब जोड़ा जाता है तो वो हिंदी साहित्य में साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं उन पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इसमें लेखक कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम के अनुसार दिया जाता है। जैसे कबीर हैं तो का उनका आगे का जो वर्ण है तो वो केशव और कबीर, इसके अनुसार वो एक ही समय में आते हैं। तो गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। आगे हम पढ़ेंगे कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथि क्रम से होता है। प्राय कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसमें क्रम जो दिया होता है वो जन्म तिथि के आधार पर होता है और इसका प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने किया है। तो पहली हमने पढ़ी वर्णानुक्रम पद्धति और दूसरी ये कालानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने, और कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। आगे हम जानते हैं वैज्ञानिक पद्धति। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है और उन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य रूप में होती है। तो अभी तक हमने पढ़ी वर्णानुक्रम पद्धति किसे कहते हैं, कालानुक्रमी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, और अब हम जानेंगे विधेयवादी पद्धति, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम हिंदी में इसका प्रयोग किया। विधेयवादी पद्धति, इस पद्धति के जन्मदाता वेन हैं, जिन्होंने 3 शब्दों जाति, वातावरण और क्षण विशेष में पद्धति को बांटा। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, तद्युगीन वातावरण एवं परिस्थिति का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होता है। हिंदी में इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। तो किसी भी समाज को जानने के लिए, उसका साहित्य लिखने के लिए कि उसकी उस समय का, उसकी परंपरा क्या है, उसका वातावरण क्या है उस समय का, और वह क्षण विशेष उस समय की परिस्थिति क्या थी, तो इस तरह से वर्णन विश्लेषण करके जो साहित्य लिखा गया वो है विधेयवादी पद्धति कहा गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो अभी हमने हिंदी साहित्य की लेखन पद्धति, जिनमें वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति पढ़ा। अब इसमें हमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किस विद्वान ने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया। आपसे पूछा जा सकता है गारसदा तासी ने किस पद्धति का प्रयोग किया है या विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया है। तो आपने अभी हिंदी साहित्य की पद्धतियों पर विचार किया।
प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज हमने हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास लेखन की पद्धतियों के विषय में जाना कि इतिहास कैसे कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या परिभाषा दी है और इतिहास लेखन की क्या पद्धतियां हैं। अब हम निरंतर रूप से हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा क्या रही और उसका काल विभाजन, नामकरण आदि पढ़ेंगे। तो आप चैनल को